मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी का, जो कि सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में, वहां का जो एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। तो इस वीडियो में हम पिछले साल का 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन देखेंगे और उस पर बेस्ड एनालिसिस और कुछ आपके लिए टिप्स और सजेशन। ओके, तो सबसे पहले हम पैटर्न का बात करते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न। इस जो ये क्वेश्चन पेपर होता है यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चन जो होता है उनके अगर हम मार्क्स की बात करें तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल मार्क्स होते हैं आपके 100। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जो आपको टाइम मिलता है वो आपको मिलता है 1 घंटे का। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर पे। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, व्हेन अ प्योर स्ट्रेन ऑफ tall plants with round peas RR is crossed with a pure strain of short plants with wrinkle peas and F1 generation is produced। आपको पता है वही यूजुअल प्रोसेस है, एक टाल प्लांट है, शॉर्ट प्लांट है, ठीक है। टॉल प्लांट वाले जो हैं उनके राउंड पीस हैं, शॉर्ट जो प्लांट है वो उनके पीस जो है रिंकल्ड है, वो उससे F1 जनरेशन होता है। और फिर जब F1 जनरेशन में कह रहा है व्हेन दीज F1 प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेट हाउ मेनी जीनोटाइप्स विथ रिगार्ड द जीन फॉर हाइट एंड पी शेप, जो ये बताया है कि बोल रहा है इसमें कितने जीनोटाइप आपको मिलेंगे F2 जनरेशन में। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, 4, 6, 9 और 16। तो इसका करेक्ट आंसर है 9। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे आप देखेंगे जो बोल रहा है, एक्चुअली पेरेंट क्या है आपका, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे दो चीज़ बताया है, एक तो हाइट के लिए, एक तो पीस का शेप राउंड है या रिंकल्ड है। तो यहाँ पे पेरेंट में जैसे एक एग्जांपल के तौर पे येलो दिया है, येलो राउंड दिया है, पर ये तो कलर है। यहाँ पे आप टालनेस का डाल दीजिए, मतलब कैपिटल टी कैपिटल आर कलर के लिए, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो यहाँ पे टॉल, राउंड, शॉर्ट और विंकल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कलर के लिए दिया हुआ है। तो जब आप F1 जनरेशन में जो आपको वो मिलेगा, मतलब प्रोजनी मिलेगी, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, टॉल रहेंगे और राउंड रहेंगे, ठीक है। ऐसे प्रोजनी मिलता है। जब आप इन्हीं का सेल्फिंग कराते हैं F2 जनरेशन में, तब आपको जो फिनोटिपिक रेशियो मिलता है, आपने पढ़ा है, बेसिक है आपका 9:3:3:1 का आपको फिनोटिपिक रेशियो मिलता है। और F1 जनरेशन में आपको कितना मिलता है, 3:1 का। तो वही बेसिक है जो आपने मेंडेलियन सारा कुछ पढ़ा है कि F1 जनरेशन में 3:1 मिलता है फिनोटिपिक रेशियो, और सेकेंड जनरेशन में मतलब F2 जनरेशन में आपको फिनोटिपिक रेशियो मिलता है 9:3:3:1 मिलता है। पर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ा होता है, जीनोटिपिक रेशियो की अगर बात करें F1 जनरेशन में तो 1:2:1, मतलब 3 जीनोटाइप हमें मिलते हैं। वहीं अगर फिनोटाइप की हम बात करें तो ये था, जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो इतने जीनोटाइप आपके मिलते हैं। मतलब अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कितने जीनोटाइप हैं, ये देखिए, इससे एक जीनोटाइप ये हुआ, दूसरा जीनोटाइप ये हुआ, ये देखिए ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो ये 1 और 2 हो गए। ऐसे से आप काउंट करेंगे तो इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपको 9 ऐसे जीनोटाइप मिलेंगे। इस जो आप ये पुनेट स्क्वायर आप देख रहे हैं, इसमें एक स्मॉल वाई स्मॉल आर है एक, ये आपको 2 मिलेगा, ये आपको 1 मिलेगा, ये आपको 2 मिलेगा, मतलब पूरा ये जीनोटाइपिक रेशियो है, ये हमें 9 मिलता है और यही इसका करेक्ट आंसर है 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इंसर्टेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट इज नोन एज। कह रहा जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इंसर्ट होता है एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट, एक पेरेंट से जो आता है उसको क्या बोला जाता है, जीनोटाइप, कैरियोटाइप, जीनोपूल या जीनोम। करेक्ट ऑप्शन है इसका जीनोटाइप। कैसे जीनोटाइप, अगर आप इन सब का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो जीनोटाइप का डेफिनेशन ये है, जीनोटाइप इज एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ हेरिटेबल जीन। कंप्लीट सेट है हेरिटेबल जीन्स का, और जीन्स दैट कैन बी passed down from parent to offspring. These genes help encode the characteristic that are physically expressed. यही आप फिनोटाइप के रूप में देखते हैं, जैसे हेयर कलर हो गया, हाइट हो गया। कैरियोटाइप का डेफिनेशन देखेंगे तो कैरियोटाइप अलग है, इट इज an individual's collection of chromosome. The term also refers to the laboratory technique है ये that produces an image of an individual's chromosome.
यहाँ पे साइड शेप से हम मतलब रखते हैं। जीन पूल की अगर हम बात करें, अ जीन पूल इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट जीन विद इन इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन। तो जीन पूल जो है वो किसी इनब्रीडिंग पॉपुलेशन जो है वहाँ पे सारा जो पॉपुलेशन में जीन रहता है उसको जीन पूल बोलते हैं। जीनोम अलग है, ये जीनोम इज ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। यहाँ पे केवल कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए का बात कर रहा है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन। यहाँ पे हेरिटेबिलिटी की कोई बात नहीं है। जीनोटाइप इज एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ हेरिटेबल जीन्स। तो हेरिटेबल जीन्स अगर कहता है जो एक पेरेंट से दूसरे में जाता है तो आप क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। ठीक। थर्ड, what kind of aneuploidy gametes will be generated if meiotic non-disjunction occur at first division where n represent the haploid number of chromosome। तो मतलब कह रहा है मियोसिस के टाइम पे आपने नॉन डिसजंक्शन पढ़ा होगा। नॉन डिसजंक्शन दो टाइप के होते हैं मियोसिस टाइप का, एक तो जो फर्स्ट डिवीजन पे हो मतलब मियोसिस फर्स्ट, एक तो जब नॉन डिसजंक्शन सेकेंड डिवीजन के टाइम पे हो। तो उसका कुछ रूल है, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये सिचुएशन है जब नॉन डिसजंक्शन हो मियोसिस फर्स्ट पे। आपको पता है होमोलॉगस क्रोमोसोम आते हैं एक पोल पे, फिर वो सेपरेट होते हैं मियोसिस फर्स्ट पे। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। लेकिन नॉन डिसजंक्शन जब हो जाता है तब एक पोल पे दूसरा क्रोमोसोम जाता ही नहीं, वो दोनों एक ही साइड चले जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो रिजल्टली मियोसिस सेकेंड में सिचुएशन रहता है आपका, केवल इसमें क्या रहेगा, इसमें एक ही क्रोमोसोम आएगा और इसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे, इसमें 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे। और जब ये मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा तो मतलब इसमें जितना रहने चाहिए थे, हैप्लॉइड कंटेंट रहना चाहिए था n, पर इसमें एक ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, ये देखिए इसमें n प्लस, क्योंकि इससे 2 बना ना, तो इसमें एक ज़्यादा आ जाएगा, इसमें एक ज़्यादा आ जाएगा। दूसरे वाले में जिधर नहीं गया है उधर एक माइनस हो गया, क्योंकि इस पे इसका हाफ एक जो ये अगर रेड वाला आता तो यहाँ पे 2-2 हो जाते, तब तो कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक ही एक है, इधर एक ज़्यादा चला गया है। तब जब मियोसिस फर्स्ट पे नॉन डिसजंक्शन होता है तब आपको जो प्रोजनी मिलती है, जो आपको गैमीट्स मिलते हैं, वहाँ पे n+1 और n-1 दोनों मिलता है। वहीं अगर नॉन डिसजंक्शन आप देखेंगे मियोसिस फर्स्ट के टाइम पे नहीं, मियोसिस सेकेंड के टाइम पे होता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये दोनों तो अपने अपने पोल पे चले गए रहते हैं, ये तो जैसे ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इधर नॉन डिसजंक्शन हो गया, मतलब ये देखिए इसमें वाला जो है इसको भी ब्रेक होके इसमें आना था, लेकिन ये उधर चला गया, तो इधर 3 हो जाएंगे, मतलब इधर एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, इधर एक कम हो जाएगा और ये नॉर्मल होंगे। मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कि मियोसिस फर्स्ट में नॉन डिसजंक्शन होता है तो क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे n+1 n-1। और कोई पूछता है मियोसिस सेकेंड के टाइम पे होता है, आप बोलेंगे n+1 मिलेगा, n-1 मिलेगा और n भी मिलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, जब फर्स्ट डिवीजन पे नॉन डिसजंक्शन हो तब हमें बोथ n+1 और n-1 मिलते हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है इन प्लांट टिश्यू कल्चर व्हाट इज द टर्म ऑर्गेनोजेनेसिस मीन। प्लांट टिश्यू कल्चर आपने पढ़ा होगा, उसमें एक टर्म आता है ऑर्गेनोजेनेसिस मीन। क्या होता है पूछ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कैलस कल्चर, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट फ्रॉम कैलस कल्चर, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोइड फ्रॉम कैलस कल्चर और जेनेसिस ऑफ ऑर्गन। 4 ऑप्शंस है। मैं आपको अगर ये इसका दिखा देता हूं तो इन प्लांट टिश्यू कल्चर ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस ऑर्गन और प्रिमोर्डिया फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड सेल मास इन टिश्यू कल्चर by the process of differentiation. In this process of tissue called organ primordia, it is differentiated from a single or group of cell ग्रुप ऑफ कैलसेस। तो यहाँ पे आप देखते हैं नॉर्मली हम प्लांट से एक्सप्लांट कलेक्ट करते हैं, एक्सप्लांट को हम न्यूट्रिएंट मीडिया में रखते हैं, जो वो एक अनडिफरेंशिएटेड मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कैलस कहते हैं। कैलस से एम्ब्रियोइड बनता है, एम्ब्रियोइड में ऑर्गेनोजेनेसिस होके एम्ब्रियोइड से एम्ब्रियो बनता है, फिर उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होके प्लांटलेट बनता है। ठीक, तो ये सारा प्रोसेस है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस जब होगा इस एम्ब्रियोइड में या एम्ब्रियो में, तो वहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट फ्रॉम कैलस कल्चर, जो हमने कैलस कल्चर रखा होता है। यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5, एन एंटीकोडॉन वुड बी फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आपने आरएनए पढ़ा होगा, आरएनए डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, सेल में होते हैं, एसएनएन आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। कह रहा है आपने किस आरएनए में पढ़ा है कि एंटीकोडॉन होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, टीआरएनए। टीआरएनए आपने ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है, टीआरएनए एक्चुअली
जब आपका ट्रांसलेशन होने लगता है तब ये जो इसका ये इधर थ्री प्राइम वाला एंड है, यहाँ पे आपका एमिनो एसिड लगा होता है और जो इसका एंटी कोडॉन होता है ये मैसेंजर आरएनए से जाके वहाँ पे मैच होता है। तो एंटी कोडॉन कहाँ पे पाया जाता है? टीआरएनए में। 6. एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज एंड क्लीव स्पेसिफिक 4 to 8 बेस पेयर सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए आर। पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो क्लीव करता है स्पेसिफिक 4 to 8 बेस पेयर सीक्वेंस डीएनए का? डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज का आप फंक्शन जानते हैं, उनका काम होता है कंबाइन करना। हेलिकेजेस जो होता है डीएनए को अनवाइंड करते हैं, उनके को जो ट्विस्ट रहता है उसको खोलते हैं। अब करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियेजेस। ठीक है, डीएनए गायरेज जो है वो अलग फंक्शन होता है उसका। रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस आपका करेक्ट है, आपने पढ़ा होगा कि रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है, या इसे आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोलते हैं, जो ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट को कट करता है और ये जनरली बैक्टीरिया में होता है। और वायरसेस जो इन्वेड करते हैं तो उसका वो डीएनए क्लीव कर देता है। इसका आपने देखा होगा, ये इस टाइप का ये कट करता है, इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं। तो यही है आपके रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियेजेस करेक्ट ऑप्शन है आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर कैन मेंटेन द लार्जेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए? कह रहा है आपने वेक्टर कई सारे पढ़े होंगे, बायोटेक्नोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। वेक्टर कई सारे पढ़े होंगे, या कॉस्मिक प्लाज्मिक फेज, फिर भी इन वेक्टर्स में से पूछ रहा है इनमें से कौन सा वेक्टर है जो मेंटेन कर सकता है लार्जेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए, मतलब जो कैरी कर सकता है। तो इसके लिए ये एक पेपर है भक्ति वाजपेयी का, हाई कैपेसिटी वेक्टर नाम का चैप्टर है। ठीक है, ये रेफरेंस है उसका, यहाँ से मैंने लिया है। तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम डीएनए इंसर्ट पॉसिबल विद डिफरेंट क्लोनिंग वेक्टर। तो आप देखेंगे प्लाज्मिड 5 से 25 किलो बेस पेयर का डीएनए इंसर्ट साइड लेके जा सकता है। फिर उसके बाद लैम्डा फेज आता है, फिर P1 फेज आता है, पैक्स आते हैं, बैक्स आते हैं, यैक्स आते हैं। यैक का मतलब होस्ट क्या होता है? सैक्रोमाइसिस सर्विसी। और देखिए इनका लार्जेस्ट है 200 to 2000 किलो बेस पेयर के ये इंसर्ट साइज कैरी कर सकते हैं। इससे बड़ा भी है 2000 किलो बेस पेयर से ज़्यादा। ये ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं, पर यहाँ पे ये ऑप्शन में हमारा यैक ही है। और अगर देखिए प्लाज्मिड फेज तो यहाँ पे है, ये देखिए प्लाज्मिड हो गया, ये फेज हो गया। बाकी जो कॉस्मिड होते हैं, द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉस्मिड वरीज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वेक्टर itself, बट यूजली इट इज लाइज अराउंड 40 to 45 किलो बेस पेयर। तो यही कहीं पे आता है, क्योंकि ये जो आपका कॉस्मिड होता है ये फेज का और प्लाज्मिड का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसी में रहता है 40 से 45 के बी। पर आप लार्जेस्ट की बात करेंगे तो आपका यैक है, ठीक, ईस्ट से बना होता है। तो यही ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। टोटिपोटेंसी रिफर्स टू, बोल रहा है टोटिपोटेंसी किसे बोलते हैं? द एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, द एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू डेवलप डिजीज इन प्लांट। ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है जो मैंने ग्रीन से किया है। द एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट, ये सही है। अगर आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, जैसे जाइगोट, अगर सेल की बात करें हमारे बॉडी में या प्लांट में कहीं भी हो सेल्स, तो वहाँ पे सेल के टाइप होते हैं। कुछ सेल टोटिपोटेंट होते हैं, कुछ सेल प्यूरिपोटेंट होते हैं, कुछ सेल मल्टीपोटेंट होते हैं, और कुछ सेल यूनिपोटेंट होते हैं। मतलब टोटिपोटेंट सेल ऐसे सेल्स होते हैं जैसे जाइगोट, वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। प्यूरिपोटेंट जो है ये भी लगभग कंप्लीट बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये टोटिपोटेंट वाले से कम रहते हैं, कुछ चीज़ें ये नहीं बना पाते। उसके बाद मल्टीपोटेंट वाले में थोड़ा सा और कैपेसिटी चली जाती है, वो कुछ ही टाइप के सेल्स बना सकते हैं। और यूनिपोटेंसी जिनमें होती है वो केवल अपने ही टाइप के सेल बना सकते हैं। तो जाइगोट जो होता है वो टोटिपोटेंट होता है, और ये एबिलिटी है कि किसी भी जो सेल टोटिपोटेंट होता है, या जैसे प्लांट सेल की बात करें, तो वो डेवलप कर सकता है पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो 8 का टोटिपोटेंट। 9th, एप्लॉयड प्लांट कैन बी ऑब्टेन थ्रू। कह रहा है एप्लॉयड प्लांट हम किससे ऑब्टेन कर सकते हैं? मेरिस्टेम का कल्चर करा के, एम्ब्रियो कल्चर करा के, एंजियोस्पर्म कल्चर करा के। तो अगर आपने एंजियोस्पर्म पढ़ा होगा, मेरिस्टेम जो है वहाँ पे डिप्लॉयड सेल होता है, एम्ब्रियो भी हमारा डिप्लॉयड होता है, एंडोस्पर्म तो हमारा डिप्लॉयड होता है। पॉलन की अगर बात करें तो एंजियोस्पर्म में पॉलन जो होता है वो हैप्लॉयड होते हैं, और जब हम इनका कल्चर कराते हैं तब हमें हैप्लॉयड प्लांट मिलता है। ओके, 10th पे चलते हैं। एज द टू स्ट्रैंड्स ऑफ अ डबल हेलिक्स आर सेपरेटेड। कह रहा है जब डबल हेलिक्स सेपरेट होता रहता है डीएनए का, द पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंटरफियर्स विद द फर्दर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए।
जब डीएनए अनवाइंड होता रहता है तो वहाँ पे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होने लगती है। ठीक है, जैसे आपने अगर दो तार जो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए रहते हैं उनको खोला होगा तो कुछ दूर जाने के बाद वो एक दूसरे पे मतलब पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होने लगती है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा एंजाइम है जो इन डीएनए में ब्रेक करके ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग आपका होता है इसको निकालता है। डीएनए ए प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेजेस, टोपोआइसोमरेजेस। तो अगर आपने मॉलिकुलर बायोलॉजी में इसका फंक्शन पढ़ा है सुपर कॉइलिंग एक्सेट्रा, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि जो ये टोपोआइसोमरेजेस होते हैं, दो टाइप के टोपोआइसोमरेजेस होते हैं, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, टोपोआइसोमरेज सेकेंड। तो यही जो टोपोआइसोमरेज होते हैं ये जो है निक कॉज करते हैं डीएनए में, जिससे वो जो कॉइलिंग होती है सुपर कॉइलिंग उससे डीएनए रिलीज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी एन इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी फोर्स इन। इवोल्यूशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, बॉटल नेक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं। उनमें से एक आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। कह रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हो कि मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी एन इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी फोर्स इन। किसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी फोर्स की तरीके से काम करेगा? आर्टिफिशियल पॉपुलेशन में, नेचुरल पॉपुलेशन में, वेरी स्मॉल पॉपुलेशन में या वेरी लार्ज पॉपुलेशन में? तो ऊपर के ए बी तो ऑप्शन किसी काम के नहीं है। सी डी में जो था ऑप्शन उसमें आपको कंफ्यूज होना था, पर जब लार्ज पॉपुलेशन रहता है वहाँ पे जो होता है इंटरब्रीडिंग के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, जीन फ्लो होता रहता है आराम से। पर जब कोई पॉपुलेशन बहुत छोटा हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट काम करता है। मतलब एक तो वो पॉपुलेशन छोटा हो गया, वहाँ पे जो जीन है, जो जीन पूल है वो कम है और उनके मतलब इरोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। जैसे ये एक पिक्चर है, इसका सोर्स ये है, जैसे यहाँ पे कुछ कीड़े हैं और ये कीड़े कम हैं और कुछ चीज़ होता है जिससे वो चले जाते हैं तो इनकी संख्या कम हो जाती है। तो जो इसका यूनिक है, क्योंकि इसका जो कलर है जैसे ये ग्रीन है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, कुछ ना कुछ जीन उसके अंदर होगा जो इस कलर के रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको ये यूनिक बनाता है। लेकिन जब छोटा पॉपुलेशन रहता है तो प्रॉब्लम होती है ऐसा है कि वो जा सकता है अगर कोई आपदा आती है। बड़े लेवल पे अगर पॉपुलेशन है, ज़्यादा नंबर है उनका, तो कुछ ना कुछ मरेंगे तो बहुत सारे बचे रहेंगे। लेकिन अगर छोटा पॉपुलेशन होता है तो वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत काम करता है। ठीक है, अब आते हैं आरटीपीसीआर पे। कह रहा है आरटीपीसीआर इज अ मेथड दैट इज यूज फॉर। आरटीपीसीआर किसके लिए यूज होता है? फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए सीक्वेंसेस, एम्प्लीफिकेशन ऑफ एमआरएनए सीक्वेंसेस और एनालिसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए एक्सप्रेशन। एक्चुअली जो आरटीपीसीआर होता है ये वाइडली यूज होता है आपका मैसेंजर आरएनए के एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, तो हमेशा नोट लिखिएगा आप, आरटीपीसीआर इज अ मेथड दैट इज यूज फॉर एनालिसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए एक्सप्रेशन। विच वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री अमंग द फॉलोइंग? ये अगर आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा होगा वहाँ पे सबसे यही सब है, टॉलेस्ट, ओल्डेस्ट, कुछ कुछ टर्म्स मतलब हैं ऐसी चीज़ें जो आपको पढ़ना होता है, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे। इसमें दो ऑप्शन में, जैसे सिकोया सेम्परवेरेंस है, ये टालेस्ट प्लांट है जिम्नोस्पर्म में, और जो सिकोया डेंड्रॉन जाइगेंशियम है ये ओल्डेस्ट प्लांट है। तो ये क्वेश्चन में पूछा है ओल्डेस्ट, तो इसका हिसाब से ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, टैक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। टैक्सोल एक केमिकल है, तो किस प्लांट से निकाला जाता है? तो इसका जीनस से ही इसका नाम रखा हुआ है टैक्सोल, टैक्सस से। तो हमेशा आप याद रखिएगा, टैक्सस ब्रेविफोलिया इज द प्लांट फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट टैक्सोल। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ इफेड्रिन? इफेड्रिन किस प्लांट से निकलता है? तो ये भी जीनस से ही आप नाम पहचान सकते हैं, इफेड्रा जो प्लांट है उससे ही हम एफेड्रिन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू मॉस? कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रू मॉस है? एक्चुअली ये आया है, आपको पढ़ना होगा। पहली बात तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बॉग मॉस। बॉग मॉस होता है स्फैग्नम। ये क्वेश्चन ब्रायोफाइटा में है। देखिए, आपको पता है कॉमन नेम्स होते हैं, साइंटिफिक नेम्स होते हैं, तो जैसे यहाँ पे है रेनडियर मॉस, क्लब मॉस, फेनिस मॉस, बॉग मॉस, तो ये सारे मॉस तो हैं। लेकिन जो ए बी है वो जैसे आप देखिए टेरिडोफाइट है, फिर भी यहाँ पे इसका कॉमन नेम मॉस है, रेनडियर मॉस, क्लब मॉस। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली है टेरिडोफाइट। ट्रू मॉसेस क्या होते हैं? वो ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, हिपैटोकॉप्सिडा, एंथोसीरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ब्रायोफाइटा में भी जो ब्रायोप्सिडा के मेंबर होते हैं उनको ट्रू मॉस बोला जाता है। और इसमें से जो बॉग मॉस है ये स्फैग्नम का कॉमन नेम है, तो इस हिसाब से बॉग मॉस ही करेक्ट मॉस होगा।
क्वेश्चन नंबर 16, म्यूसिलेज कैनाल इज फाउंड इन द स्टेम ऑफ। म्यूसिलेज कैनाल कहाँ पे मिलता है? तो ये आपको मिलेगा लाइकोपोडियम, जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको म्यूसिलेज कैनाल आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, वन एडिबल टेरिडोफाइट इज। कह रहा है इनमें से कौन सा टेरिडोफाइट है जो एडिबल है? तो ये भी मैंने एक रिसर्च आर्टिकल देखा, वहाँ पे जो है लिखा था, कोई नॉर्थ ईस्ट का था पेपर, वहाँ पे ये लिखा था ये जो आपका एम्पेलोप्टेरिस प्रोलिफेरा है ये एक एडिबल टेरिडोफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रिज्मेटिक टिश्यू इज द कैरेक्टर ऑफ। कह रहा है प्रिज्मेटिक टिश्यू जो होता है वो किसका कैरेक्टर होता है? एक्चुअली ये क्वेश्चन आया है, अगर आप ने पढ़ा होगा टेरिडोफाइट, तो उसमें आता है आपका एक प्लांट आइसोइड्स, ठीक है। तो जो ये आपका प्रिज्मेटिक टिश्यू होता है वो इसी में मिलता है। एक्चुअली कुछ सेकेंडरी टिश्यूज़ जो होते हैं वो डेवलप होते हैं यहाँ पे, तो उन्हें प्रिज्मेटिक टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। तो आइसोइड्स में ये मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, हेटेरोसिस्ट आर सेल्स विथ। हेटेरोसिस्ट आपने पढ़ा होगा, एल्गी में आपको पढ़ाया जाता है, एल्गी में भी आपको एल्गी में आप पढ़ते हैं इसे। कह रहा है ये उनका फीचर क्या है कि वो ग्रीन थिल वॉल्ड होते हैं या थिक वॉल्ड होते हैं, ग्रीन या कलरलेस होते हैं, थिन वॉल्ड या थिक वॉल्ड। तो एक्चुअली हेटेरोसिस जो होता है वो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। अब बात है ग्रीन होते हैं कि नहीं, तो वो ग्रीन नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बचता है हमारा कलरलेस थिक वॉल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एल्गी इज। मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एल्गी कौन सा है इसमें? रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और ब्लू एल्गी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लू एल्गी है आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी, these are the prokaryotes and these are the most primitive group of algae. Okay, क्वेश्चन नंबर 22, एगार एगार इज ऑब्टेन फ्रॉम। एगार एगार किससे मिलता है? तो यहाँ पे आपको पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, लाइमारिया, फ्यूकस है। जेलिडियम जो है आपका रेड एल्गी, उससे हम एगार एगार निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। कह रहा है इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो हमेशा अपराइट रहता है? आपने इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ा होगा, डिफरेंट पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई अपराइट हो, कोई इन्वर्टेड हो, पर जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है ये हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि ये शुरुआत में ज़्यादा रहेगा। बेस में आपको जब जो आप बेस बनाते हैं वो इसका सबसे बड़ा होता है और धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाती है। मतलब प्रोड्यूसर जो होंगे वो उनके पास मैक्सिमम एनर्जी रहती है, और फिर ये जब जाता है हर्बीवोर से, कार्निवोर से, तो ये एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है। आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लो होता है वो एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल होता है, और 10% लॉ जो आपने पढ़ा है ये सब इसी से रिलेटेड है। ओके, इकोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेम्स टर्न फ्लेशी ग्रीन एंड लीफ लाइक आर कॉल्ड। कोई स्टेम जो आपका अगर फ्लेशी हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, लीफ लाइक हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बहुत सारे टर्म हैं जो एक जैसे लगते हैं, फिलोट, क्लैडोट, फिलोक्लेड या पेटियोल। तो सबसे पहली बात तो पेटियोल तो है नहीं, फिलोड अलग चीज़ है, क्लैडोट फिलोक्लेड जो है। अच्छा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिलोक्लेड। फिलोक्लेड में ही जो होता है आपका स्टेम जो होता है वो फ्लेशी हो जाता है, ग्रीन या लीफ लाइक हो जाता है, ठीक है, और वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है, ठीक। क्लैडोड भी उसी में का है, मतलब दोनों सिमिलर है, पर क्लैडोड उन्हें बोलते हैं जहाँ पे केवल एक या दो ही इंटर नोड हो। फिलोड जैसे आपने देखा होगा साइट्रस की लीफ के नीचे जो पिटियोल अगर विंग्ड हो जाता है तो उसे फिलोड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी लैंड आर कॉल्ड। यहाँ पे अलग अलग हैं, इकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा जीरोफाइट, मीजोफाइट, ये फाइट वो फाइट। तो यहाँ पे जो मार्शी लैंड में ग्रो करते हैं उन्हें हेलोफाइट्स बोला जाता है, और ये आपको लगता है हेलोफाइट के जैसा, पर हेलोफाइट एक्चुअली हम बोलते हैं जहाँ जो प्लांट साल्ट जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे ग्रो करते हैं, उन्हें हेलो बोलते हैं, और हेलो बोलते हैं जहाँ पे मार्शी लैंड होता है वहाँ पे ग्रो करने वाले प्लांट्स को। Question number 26, the phenomenon of the entry of toxic chemicals into the food chain are more concentrated at a higher trophic level is called। ये आपने पढ़ा है इकोलॉजी में, जब आप बायोमैग्निफिकेशन पढ़ते हैं। तो ये रेड टाइड एल्गा ब्लूम्स तो है नहीं, बायोलॉजिकल कंट्रोल तो एकदम अलग चीज़ है, तो आसान था ये क्वेश्चन। बायोमैग्निफिकेशन यही प्रोसेस जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जैसे आपने प्लांट पे छिड़का, इधर उधर कहीं पे डाला, तो वो फूड चेन के जरिए, क्योंकि उससे कोई ना कोई खाता है, और ये हायर टॉपिक लेवल पे, जैसे हम ह्यूमन से हायर टॉपिक लेवल पे आते हैं, यहाँ पे ये जो टॉक्सिक्स हैं ये कंसंट्रेट होने लगते हैं। इसी प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, एपोस्पोरी इज द डेवलपमेंट ऑफ, एपोस्पोरी आपने पढ़ा होगा ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में हर जगह, वहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको इसका लेक्चर भी दिया था अभी कुछ दिन पहले। तो एपोस्पोरी में एक्चुअली होता क्या है, एपोस्पोरी एपोगैमी दो चीज़ होता है, आपने पढ़ा है कि स्पोरोफाइट होता है, गैमेटोफाइट में होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, गैमेटोफाइट में अगर बिना गैमीट के बने स्पोरोफाइट बन जाता है तो उसे एपोगैमी बोलते हैं, और अगर स्पोरोफाइट से बिना स्पोर बने किसी भी सेल से गैमेटोफाइट बन जाता है उसे एपोस्पोरी बोलते हैं। तो यही आपका जो सेंटेंस यहाँ पे है ऑप्शन, गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट अकरेंस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज कॉल्ड एपोस्पोरी। स्पोर ना बने अपोस्पोरी, गैमीट ना बने एपोगैमी। तो दोनों बहुत आसान है आपको याद करना। 28, एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट कौन कौन से हैं, अभी इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये जो आई का बटन आया यहाँ से आप देख सकते हैं। होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स को याद करने का तरीका मैंने बताया था आपको, एक मैंने बताया था होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस कैसे आप याद रखेंगे, वो लेक्चर देख लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेलाजिनेला और मार्सिलिया, आराम से वीडियो देखिए आपको याद हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 29, यूनिफेशियल कैम्बियम इज ऑब्जर्व्ड इन, कह रहा है यूनिफेशियल कैम्बियम किस में मिलता है। तो ये तो टेरिडोफाइट से आए हुए क्वेश्चन है। यूनिफेशियल कैम्बियम ऐसे कैम्बियम होते हैं जैसे जो नॉर्मली आप सेकेंडरी रोड पढ़ते हैं, वहाँ पे जो कैम्बियम होता है वो आपका बाईफेशियल होता है, मतलब अंदर की साइड जैसे जाइलम कट करके बनाता है, बाहर की साइड फ्लोएम कट करके बनाता है, तो ऐसे को बाईफेशियल कैम्बियम बोलते हैं। लेकिन ये यूनिफेशियल कैम्बियम का मतलब है जब एक ही साइड कट होता है कोई चीज़, तो उसे यूनिफेशियल कैम्बियम बोलते हैं। और ये लाइकोपॉड्स में मिलते हैं। लाइकोपॉड का एक यहाँ पे मेंबर है हमारे पास लेपिडोडेंड्रॉन, इसी में आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज, आपने पढ़ा है डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल रिसर्च में, और उनका अलग अलग हाफ लाइफ होता है। उसमें से एक आइसोटोप आपका कार्बन 14 है जिसका हाफ लाइफ होता है अबाउट 5730 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 31, जुरासिक इज जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ, तो आप जब जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं उसमें आपको उसी के लास्ट में आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाया जाता है, वहाँ पे अलग अलग एराज हैं, उनके पीरियड्स हैं, फिर एपॉक्स हैं, ठीक है। तो जैसे आपने प्री कैम्बियम एरा पढ़ा, पेलियोजोइक एरा पढ़ा, मीजोजोइक एरा पढ़ा, तो जो आपका जो जुरासिक है, ये जो पीरियड है, ये आपका आता है मीजोजोइक एरा में आता है, ठीक है। जुरासिक, ट्रासिक ऐसे करके ये जो पीरियड्स हैं मीजोजोइक एरा के अंदर आते हैं। अब इसके लिए आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 32, पॉलन ग्रेन्स आर, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, तो बहुत आसान है, ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं ना, फीमेल नहीं है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, ना कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 33, एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी पार्ट 2 पॉलन इज कॉल्ड, कह रहा है जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है बॉडी पार्ट का हमारे पॉलन ग्रेन से, उसको क्या बोलते हैं। एलर्जिक रिस्पॉन्स एक्चुअली है, हम उसे बोलते हैं पॉलिनोसिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 34, होलोकॉर्पिक फंजाई आर, फंजाई से आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है होलोकॉर्पिक फंजाई क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए जो यूनिसेलुलर फंगस होते हैं वो वेजिटेटिव, उनमें रिप्रोडक्टिव सेल तो अलग अलग होगा नहीं, वही सेल को होना है। तो वही सेल जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे रिप्रोडक्टिव सेल के जैसे बिहेव करने लगते हैं, तो उसमें होल सेल, आप ऐसे ही याद रखिए, यूनिसेलुलर होगा तो होल सेल उसमें रिप्रोडक्टिव सेल के जैसा बिहेव करती है, तो होलोकार्पिक, ठीक है। तो होलोकार्पिक फंजाई आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। 35, स्प्लैश कप डिस्पर्सल इज फाउंड इन, डिस्पर्सल आपने सीड डिस्पर्सल, स्पोर डिस्पर्सल के बहुत सारे मैकेनिज्म पढ़े होंगे। ये फंजाई में जो आपका ये फंगस है साइएथस, यहाँ पे स्प्लैश कप डिस्पर्सल मैकेनिज्म पाया जाता है। एक्चुअली आप देखेंगे इसका बर्ड नेस्ट फंगस भी बोलते हैं इसे, तो इसका ऐसे बाउल जैसा इसका फ्रूटिंग बॉडी होता है, वहाँ पे जब बारिश होती है तो पानी गिरता है तो इसके जो स्पोर्स हैं उसको डिस्पर्स कर देते हैं, तो साइथस में ये मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, इन यूनिफैक्टोरियल हेट्रोथैलिज्म बेसिडोमा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन डाइकोरियन हैविंग जेनेटिक फैक्टर्स, ये आपको मिलता है, ये भी फंगस से आया हुआ क्वेश्चन है। हेट्रोथैलिज्म आपने पढ़ा होगा, हेट्रोथैलिज्म में आपने देखा है जैसे प्लांट में होता है मोनोसियस और डायोसियस, मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं, तो उनमें आपस में ही मतलब पॉलिनेशन हो सकता है, पर जो डायोसियस होते हैं वहाँ पे एक प्लांट पे
फीमेल फ्लावर्स होते हैं, दूसरे प्लांट पे मेल फ्लावर्स होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि दो प्लांट उसमें ज़रूरी होते हैं, एक मेल एक फीमेल। ऐसे फंगस में भी होता है, उसको हेटेरोथैलिज्म कहते हैं। कुछ कुछ फंगस में क्या होता है, उनके आपस के थैलस के ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे या अलग अलग स्ट्रेन होंगे, उसी थैलस में हो जाता है। लेकिन हेटेरोथैलिज्म में दो अलग अलग थैलाई आते हैं, एक को प्लस स्ट्रेन बोलते हैं, एक को माइनस स्ट्रेन बोलते हैं। और वो दोनों जब डाई कैरियन बनाते हैं उसके बाद तब उन्हीं में फ्यूज़न होता है, वो अपने ही सेल का को फ्यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब जो डाई कैरियोटिक बनेगा तो A1 होना चाहिए, A2 होना चाहिए, मतलब एक दूसरे का एक अपना, और वो भी दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। A1 आया तो फ्यूज़न नहीं होगा, A2 आया तो फ्यूज़न नहीं होगा। आइदर ये तो बात ही नहीं हुए, दोनों आएगा और दोनों अलग अलग होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, टेरिकोलस लाइकेन्स आर अकर्ड इन। बहुत सारे आपने पढ़े होंगे लाइकेन, जब आप पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है लाइकेन वहाँ ग्रो करता है, इधर ग्रो करता है, तो कोई बार पे, लीफ पे, स्टोन पे, सॉइल पे, तो अलग अलग उसके नाम है। टेरिकोलस आप याद रखिएगा, टेरेस्ट्रियल जो टेर है इसमें आप ध्यान दीजिए, टेरेस्ट्रियल से रिलेटेड है, तो आप सॉइल ही समझिएगा हमेशा। टेरिकोलस लाइकेन्स आर ग्रो ऑन सॉइल। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन इनमें से कौन है? तो ये भी फंजाई से आया हुआ क्वेश्चन है। वहाँ पे आप देखते हैं जो फंगस पे अलग अलग टाइप के टॉक्सिन निकालते हैं, उसमें कुछ टॉक्सिन आपके होते हैं होस्ट स्पेसिफिक, कुछ नॉन होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो इसमें से जो विक्टोरिन है आपका, ये जो है आपका एक होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है। क्वेश्चन नंबर 39, फंजीसाइड कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप एज। तो ये थीरम, पीसीएनबी, कैप्टान, मेटालैक्सिल, ये जो अलग अलग टाइप के यहाँ पे फंगीसाइड्स हैं, मतलब फंगस को मारने वाले केमिकल्स, उनका केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। और हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप जो होता है, पूछ रहा है किसमें पाया जाता है, तो ये जो कैप्टान है इसमें फंगीसाइड, यहाँ पे इसके जो आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट इन प्लांट इज। अब ये भी आप पढ़ेंगे प्लांट डिजीज उसमें रिलेशनशिप में कि अलग अलग होते हैं। हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट और वर्टिकल रेसिस्टेंट होते हैं, दोनों का अलग अलग है प्रॉपर्टीज़। तो जो ये जो हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट है ये एक्चुअली पॉलीजेनिक होता है, या इसे आप मल्टीजेनिक भी बोलते हैं, और इनका क्वांटिटेटिव होता है। वहीं वर्टिकल रेसिस्टेंट अगर कभी आपसे पूछा जाए तो वो ऑलिगोजेनिक होते हैं और क्वालिटेटिव होते हैं, ये भी आप याद रखिए। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पूछा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी डबल स्टैंडर्ड आरएनए सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द रियो वायरस जीनोम। तो पहली बात तो जो रियो वायरस होता है वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए के सेगमेंट पाए जाते हैं, और वो करीब 10 सेगमेंट उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस पजेस एन इनवेलप। कह रहा है इनमें से कौन से वायरस है जो जिसपे इनवेलप पाया जाता है। तो इनवेलप्ड वायरसेस के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसका एक एग्जांपल हर्पस वायरस है। क्वेश्चन नंबर 43, द लार्जेस्ट बैक्टीरिया विच कैन बी विजिबल बाय अनएडेड आईज। तो बहुत सारे बैक्टीरिया में दिया है, स्यूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, लैक्टोबैसिलस, दीज आर नॉट विजिबल बाय अनएडेड आई, while Thiomargarita nabibiensis is the bacterium which you can see by your naked eye, and this is the largest bacteria. 44, the first demonstration of recombination in bacteria was achieved by। तो कह रहा है जो सबसे पहले जो रिकम्बिनेशन, पहले तो जाना जाता था कि बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोट्स है तो उनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन बाद में पता चला कि उनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और रिकम्बिनेशन जो एक आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उन्होंने सबसे पहले उसको दिखाया था लीडरबर्ग और टॉटम ने। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट्स इन एन एफ प्लस एन एफ माइनस क्रॉस। इसका आंसर मुझे नहीं मिला, अगर आपको पता चले तो ज़रूर कमेंट कीजिए रेफरेंस के साथ में। क्वेश्चन नंबर 46, द इक्वेशन यूज टू ऑब्टेन बैक्टीरियल पॉपुलेशन बाय बाइनरी फिजोनेज। तो बैक्टीरियल ग्रोथ आपने पढ़ा होगा, अलग अलग फेजेस होते हैं लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, दिस फेज। तो उसमें बैक्टीरिया पॉपुलेशन का हम वो भी निकाल सकते हैं, पॉपुलेशन कितना बन रहा है, उसका जनरेशन टाइम एक्सेट्रा। तो वहाँ पे एक इक्वेशन है बैक्टीरियल पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने का। तो ये सारे जो हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअली उसी फॉर्मूले का अलग अलग ये फॉर्म है, ठीक है। तो सभी के सभी आप यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स यूजेस अ फोटोसेल टू मेजर एब्जॉर्बेंस ऑफ अ कल्चर
टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ कल्चर मीडिया। कह रहा है तो इनमें से जैसे कोल्टर काउंटर है, हीमोस्टैट है, पेट्रॉफ हाउजर चैम्बर है, टर्बो बीडो स्टैट है, ये सारे जो हैं कल्चर मीडिया में पता नहीं मतलब बोल रहा है एब्जॉर्बेंस वगैरह आप चेक करता है। तो कह रहा है लेकिन ख़ास बात क्या है कि कौन सा इसमें से है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर जो फोटो सेल का यूज़ करता है एब्जॉर्बेंस को मेज़र करने के लिए। तो मैंने पढ़ा कि जो आपका टर्बिडो स्टैट है ये आपका फोटो सेल यूज़ करता है जो एब्जॉर्बेंस मेज़र करता है, जिससे कि हम रेगुलेट करते हैं कल्चर मीडिया का। ठीक है, ये टर्बिडोलस इज़ अ कंटिन्यूअस कल्चर एपरेटस है ये, इन विच फोटो इलेक्ट्रिक मॉनिटर, यही आपका फोटो सेल जो बोल रहा हूँ वो रहता है, जो डिटेक्ट करता है डेविएशन फ्रॉम सम डिजायर्ड कल्चर टर्बिडिटी। कल्चर में टर्बिडिटी कैसे है वो उसको डिटेक्ट करता है और वो सिग्नल पास करता है फॉर अ कंपेंसेटरी इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब ज़्यादा है तो कम कीजिए, कम है तो ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड बाय। कह रहा है अगर आपको दो एंजाइम का कैटालिटिक एफिशिएंसी कंपेयर करना है तो क्या आप इनमें से यूज़ करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, Km वैल्यू, मोलिकुलर साइज ऑफ द एंजाइम, एक्टिव साइट रेजिड्यूज। तो एक्टिव साइट रेजिड्यूज, मोलिकुलर साइज ऑफ द एंजाइम और प्रोडक्ट जो होता है इनके बारे में, कैटालिटिक एफिशिएंसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। जिनमें से देता है आपका इन्फॉर्मेशन वो है आपका Km वैल्यू। Km वैल्यू वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जहाँ पे जो होता है आप वी मैक्स का हाफ होता है। तो यही कैटालिटिक एफिशिएंसी बताता है Km वैल्यू। कम सबस्ट्रेट का यूज़ करके अगर ज़्यादा इफ़िशियंसी होती है, जिसका कम Km वैल्यू रहता है उसकी ज़्यादा इफ़िशियंसी होती है, Km वैल्यू जिसका ज़्यादा होता है उसकी कम इफ़िशियंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रूफ रीडिंग ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। आपको पता है बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेजेस पाए जाते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में पार्ट लेते हैं या अदर प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज आपका एक जो थर्ड है ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है आपका डीएनए रेप्लिकेशन में। तो ये रिप्लिकेशन तो करता ही है, आपको पता है डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो होता है वो डायरेक्शन में ये सिंथेसाइज करता है। वहीं इसके अपोजिट इसके पास एक्सोन्यूक्लियस होती है एक्टिविटी, इंडोन्यूक्लियस नहीं, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा ये प्रूफ रीडिंग करता है। और प्रूफ रीडिंग जो होता है ये उल्टा करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो ये डीएनए सिंथेसिस करता है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है जिससे प्रूफ रीडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 50, विच रीजन ऑफ विजिबल लाइट इज मोस्ट यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहा है विजिबल लाइट का कौन सा रीजन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है या यूज़फुल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो मैंने आपको बताया था जो सन से रेडिएशंस आते हैं उसमें गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, बहुत सारे टाइप के वेव्स होते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस रीजन है या जो हमें आंखों से दिखाई देता है, फोटोसिंथेसिस का छोड़िए अभी, विजिबल रीजन जो है ये 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होता है। इसमें से जो प्लांट यूज़ करता है, आपने अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा होगा क्लोरोफिल का, तो यहाँ पे ये करीब 425 के करीब जो है करता है। तो यहाँ पे ब्लू लाइट होता है और इधर 680 के करीब करता है रेड लाइट। ठीक है, तो ये रेड लाइट और ब्लू लाइट में ज़्यादा एफिशिएंट होता है, मतलब जो विजिबल का लाइट होता है उसमें ब्लू और रेड जो लाइट है ये ज़्यादा यूज़फुल है प्लांट्स के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये था आपका सारा क्वेश्चन हो गया 1 से 50 तक। ठीक है, तो एनालिसिस में मैं आपको यही बताऊंगा, जैसे अगर मैं बात करूं कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे वायरस से 2, बैक्टीरिया से 5, एल्गी से 4, फंजाई से 6, लाइकेन से 1, ब्रायोफाइट से 1, टेडोफाइट से 5, जिम्नोस्पर्म से 5, एंजियोस्पर्म से 3, बायोकेमिस्ट्री से 1, मॉलिकुलर बायोलॉजी से 3, जेनेटिक्स से 3, बायोटेक्नोलॉजी से 3, प्लांट फिजियोलॉजी से 1 और प्लांट टिश्यू कल्चर से यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे। प्लांट ब्रीडिंग से 1 था, एवोल्यूशन से 1 था और इकोलॉजी से 1 था। अगर प्रपोर्शन की बात करें तो ये था आपका टॉपिक जो मैंने आपको बताया कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर आप ये पाई चार्ट देखेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें, मतलब कुछ कुछ सेगमेंट ही आपको ज़्यादा मिलेंगे, बाकी मोर और लेस ये जो आपको पाई चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, मतलब किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मोर और लेस सिमिलर है। मतलब जो इन्होंने ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ है, ये लगभग यहाँ पे हर जगह से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था 50 क्वेश्चन है यहाँ पे,
हर क्वेश्चन का मार्क्स 2 है, तो टोटल 100 मार्क। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये था क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और आपको मैंने पाई चार्ट से दिखाया कि ओवरऑल मोर और लेस, मतलब आपको सब कुछ चीज़ें पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो बाकी बुक्स आप जो भी रखिए, मेन चीज़ है आप टॉपिक आपका सारा कवर होना चाहिए, जो यहाँ यहाँ पे है, जो यहाँ राइट में आप इसका स्क्रीनशॉट या कुछ लेके रख सकते हैं। तो सब पे फोकस कीजिए, अच्छे से करिए, जब भी आप एग्जामिनेशन दें सारे के सारे क्वेश्चन करिए। ओके, ये वीडियो आप देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रखने से, जब आप सब्सक्रिप्शन रखते हैं तो जब भी मैं वीडियो डालता हूँ आपके पास जाता है तुरंत नोटिफिकेशन कि इस चैनल ने अभी अभी कोई वीडियो अपलोड किया है। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे पुराने वीडियोस के लेक्चर हैं, वो सब के लिंक पड़े हुए हैं। आप किसी भी जो आपका टॉपिक तैयार ना हो उस पर आप पहुँच कर सारा चीज़ देख सकते हैं। चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, 400 से ज़्यादा मैंने वीडियोस डाल के रखे हैं, तो वो भी चेक करिए, आपके पूरे इन सब प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलता हूँ मैं, अच्छे से प्रिपेयर रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।